साल 1917 में जब वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था तो अक्टूबर के महीने में ब्रिटेन के जो किंग थे, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, उनको इनवाइट किया गया मर्चेंट नेवी के ऑफिस में। वहां जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक शिप का एक मॉडल रखा हुआ है। वो जो मॉडल था वो एक टर्न टेबल पे रखा था, मतलब वो टेबल घूम रहा था और उस मॉडल के पीछे ऐसा पेंट किया था कि लग रहा था कि वो समुंदर में है। इस मॉडल से 10 फीट दूर एक पेरिस्कोप लगा हुआ था। पेरिस्कोप मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जो सबमरीन के ऊपर लगी होती है, जिसमें सबमरीन के अंदर बैठ के आप देख सकते हो कि पानी के ऊपर क्या चल रहा है। लंबी सी डिवाइस होती है वो। तो इस शिप के 10 फीट दूर एक छोटा सा पेरिस्कोप लगा था और किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने जो सबसे पहली चीज नोटिस की वो ये देखी कि ये जो शिप है, जो मॉडल है, नॉर्मली बैटलशिप्स जो होती हैं या क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं वो ग्रे कलर के पेंट होते हैं, उस समय होते थे। और उसने देखा कि इसका पेंट बहुत अजीब सा है, काला, सफेद और उल्टी पुल्टी लाइन बनी हुई है, अजीब सा। तो उसको देखिए बहुत ऐसा अचंभा हुआ कि ये कैसा मॉडल है। और जो भी हो, उसको बोला गया कि सर आप इस पेरिस्कोप पे अपनी आंखें लगाइए और आपको ये शिप को देखना है और आपको बताना है कि इस शिप की हेडिंग क्या है, इसका कोर्स क्या है, मतलब एक शिप किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये जो किंग था उसको लगा आसान सी बात है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक सेलर था, उसने पहले नेवी पे काम किया था। तो किंग ने अपनी आंखें ऐसे पेरिस्कोप पे लगाई और उसने कहा ये तो आसान है, साउथ बाय वेस्ट, इजी। नहीं, जो वहां पे एक दूसरा बंदा था उसने कहा कि ये हेडिंग आपने गलत बताई है, इसकी हेडिंग है ईस्ट बाय साउथ ईस्ट। तो किंग को लगा अरे तो गलत बोला मैंने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा था, उसने सेलिंग की थी पहले। और वो बहुत हैरान हुआ कि ऐसे धोखा कैसे खा गया। वो धोखा इसलिए खाया क्योंकि इस शिप के ऊपर जो पेंट किया था वो ज़ीब्रास की तरह किया था, जिसको कहते थे डैजल पेंट। और इसको वर्ल्ड वॉर वन में कैसे इस्तेमाल किया गया, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1916 से, जब वर्ल्ड वॉर वन अपनी पूरी स्पीड में चल रहा है। वर्ल्ड वॉर वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था ब्रिटेन। और अगर ब्रिटेन का मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो जितना उनको अपने में सामान चाहिए, खाना पीना, रॉ मटेरियल चाहिए, वो तो जो अपने देश में वो तो ठीक है, बट अगर आप इतने बड़े लड़ाई में इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली जो आपके घर में है उतने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी दोस्तों की सहायता चाहिए। और ब्रिटेन तो ऐसा कंट्री था कि उनका इतना बड़ा एम्पायर था उस समय पूरी दुनिया भर में, तो उनको बहुत सारा सामान अपने एम्पायर से मिलता था और अपने एलाइज के साथ मिलता था, स्पेशली अमेरिका से। तो सब लोग अपनी जितना भी हथियार, गोला बारूद, खाना पीना, सब कुछ ब्रिटेन को शिप्स के रास्ते से भेजते थे। तो ये ब्रिटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनकी जो शिपिंग है वो सेफ रहे, उनके जो समुंदर है उनके ऊपर कोई आंच ना आए। बट जब जर्मनी की सबमरीन्स थिएटर में आई, वर्ल्ड वॉर वन लगा और यू बोट्स ने अटैक करना शुरू किया ब्रिटेन की शिप्स के ऊपर, तो भाई ब्रिटेन लोग घबरा गए। आप समझिए कि 1916 खत्म होते होते ब्रिटेन की जो मर्चेंट नेवी थी उसकी 1/5 हिस्से को खत्म कर दिया था जर्मनी की यूबोट्स ने। इतनी ताकत थी, इतना खौफ था यूबोट्स का। और उसके बाद फिर जो जर्मनी के लीडर थे काइजर विलेम II, उन्होंने जनवरी 1917 में ये अनाउंस कर दिया कि अब वो अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर करेंगे। मतलब जो भी शिप, चाहे वो मर्चेंट शिप हो, चाहे वॉर शिप हो, कोई भी शिप अगर वॉर जोन के अंदर आई तो उसको उनकी सबमरीन्स डुबाएंगी। इसकी वजह से और भी खतरा हो गया था कि अरे अब तो नॉर्मल शिप्स भी नहीं आ पाएंगे वहां पे। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल शिप है या कोई ऐसी शिप है जिसके ऊपर कोई बॉम्ब, कोई गोला बारूद, कोई सैनिक नहीं है, उसको भी डुबाया जा रहा था। तो अब ब्रिटिश लोगों को लग रहा था कि हमारी शिप्स को अगर बचाना है तो हमको कुछ कुछ जितना भी तरीका लगा सकते हैं सब लगाना है। तो उनके पास ऑलरेडी वो डेप्थ चार्जेस इस्तेमाल करने लग गए थे, मतलब सबमरीन्स को डुबाने के लिए। बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि अगर आप एक ब्रिटिश शिप हैं और आप बहुत दूर है, दूर आपको दिख रहा है कि एक सबमरीन है, तो आपकी प्रायोरिटी ये थी कि बस वो मेरे ऊपर अटैक ना कर पाए उतने दूर से। तो इस वजह से अपनी शिप को उनको किसी तरह से छुपाना था, यानी कैमोफ्लेज करना था। तो शिप्स को कैमोफ्लेज करने का ये जो आइडिया था ये बहुत पहले से चल रहा था और बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने, इन्वेंटर्स ने या नेविगेटर्स ने, सेलर्स ने अलग अलग आइडिया दिए थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बड़ी बड़ी शिप्स के पूरे उनके आसपास बड़े बड़े शीशे लगा देने चाहिए ताकि वो दिखाई ना पड़े पानी पे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शिप्स को आप पेंट कर दो एक वेल की तरह, पूरी तरह उसको पूरी तरह ऊपर से नीचे तक ढक दो। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर आप इसके ऊपर पूरी तरह इसके ऊपर एक कैनवस लगा देंगे तो वो दूर से लगेगा कि एक पत्थर है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है या फिर आइसबर्ग है। और थॉमस एल्वा एडिसन जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि शिप के ऊपर ऐसा पेंट कर दिया जाए और ऐसा कवर कर दिया जाए कि लगे कि वो दूर से आइलैंड है, एक टापू है और सबमरीन के ऊपर अटैक ना करे। और आप इस बात को यकीन मानिए कि एक्चुअली एक शिप के ऊपर ये ट्राई भी किया गया था।
बट ये फेल हुआ, क्योंकि देखिए जब आप एक जमीन के ऊपर आपने एक शिप खड़ी की हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने पेंट कर दिया है, अपने ऊपर कैनवस लगा दिया है, सब कपड़े लगा दिए हैं, ठीक है, वहां जमीन पे हो तो वो सेफ है, क्योंकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में है। आप जमीन पे हो, हवा चल रही है, कितना ही हवा चलेगी, सब बराबर है, ठीक है। बट जब आप पानी में रहते हो और बड़े बड़े महासागरों के ऊपर चल रहे हो, तूफान आता है, जोरों से हवा चलती है, लहरें उठती हैं इतनी ऊंची ऊंची, तो जो भी आपने इसके ऊपर लगाया है ना, वो उतना तेजी से जब हवा आएगी, जब लहरें उठेंगी, तो वो जो कैनवस है, जो भी चीज के ऊपर लगाई है, वो सब टूट फूट जाती है। तो इसीलिए उनको एक ऐसी चीज की जरूरत थी, ऐसा कोई तरीका लगाना था जो समुद्रों में जो इतनी हवाएं चलती हैं, इतनी लहरें उठती हैं, उन सब के साथ डील कर सके, उनको सह सके। तो इसी बीच ब्रिटिश नेवी में एक एम्प्लॉय था, एक लेफ्टिनेंट था, उसका नाम था नॉर्मन विल्किंसन। उसने कहा कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं अपनी शिप्स को कामोफ्लाज करने के लिए, छुपाने के लिए, क्यों ना हम अपनी शिप्स को बहुत ऑब्वियस बना दें, मतलब कामोफ्लाज का बिल्कुल उल्टा। हमारी शिप क्लियरली नजर आएगी, बट हमारी शिप का इंटेंशन क्या है, यानी हमारी शिप कहां जा रही है, यह पता नहीं चलेगा। क्यों ना ऐसा किया जाए। उसका यह कहना था कि हम अपनी शिप्स को ऐसा पेंट कर देंगे अजीबोगरीब कि जब दूर से एक सबमरीन इसको देखे तो सबमरीन को शिप तो दिखाई पड़ेगी, कोई डाउट नहीं है, क्लियरली दिखाई पड़ेगी, बट सबमरीन को यह पता नहीं चलेगा कि ये शिप कौन सी है, किस शेप की है और किस तरफ जा रही है, क्या इसका आगे वाला हिस्सा कौन सा है, पीछे वाला हिस्सा कौन सा है, उसके जो स्मोक स्टैक्स हैं, कुछ भी इनको पता ना चले। इसका रीजन ये था कि देखिए सबमरीन जो होती थी उस जमाने में, उनकी रेंज बहुत लिमिटेड होती थी। तो अगर एक सबमरीन 2 किलोमीटर दूर है तभी वो फायर कर सकती है एक शिप के ऊपर। डिस्टेंस दूर से दूर हो सकती है वो 2 किलोमीटर, उसके आगे नहीं। और ऐसे नजदीक से नजदीक सिर्फ 300 मीटर। अगर 300 मीटर से भी नजदीक है सबमरीन और उसने अपनी टॉर्पीडो फायर किया तो उसका टॉर्पीडो उतनी देर तक आन भी नहीं हो पाएगा जब तक वो शिप को हिट करे। तो इस छोटे से रेंज में सबमरीन को ऑपरेट करना होता था जर्मनी की यूबोट्स को। तो जो यूबोट के अंदर जो बंदा है जो फायर करने वाला अपने टॉर्पीडो को, वो उसको देखना है कि भाई सरफेस के ऊपर कौन कौन सी शिप्स हैं। अगर उसको सरफेस के ऊपर देखना है तो उसको अपना पेरिस्कोप निकालना पड़ेगा। सबमरीन के ऊपर एक लंबा सा एक स्ट्रक्चर होता है मेटल का, उसके ऊपर शीशा लगा होता है, उसको बाहर निकालेंगे सबमरीन से और अंदर से देखेगा। अब देखिए जब आप पेरिस्कोप बाहर निकालते हो तो अपनी सबमरीन को आप रिस्क पे डालते हो, क्योंकि उस पेरिस्कोप को जो बाकी आसपास शिप्स हैं वो देख सकती हैं कि भाई वहां पे पेरिस्कोप है, वहां पे सबमरीन है, वहां बॉम्ब जाके गिरा हो जाके। तो इसीलिए जो सबमरीन के अंदर जो बंदा फायर करने वाला है उसको बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है कि जल्दी से पेरिस्कोप बाहर निकाले, देखे, तुरंत अंदर ले आए पेरिस्कोप। सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट 30 सेकेंड का टाइम मिलता है जिसमें उसको देखना है कि कहां पे है शिप, और शिप को देख लिया तो वो किस तरफ जा रही है, उसकी हेडिंग क्या है और किस तरह की शिप है वो, और ये सब कुछ उसको 30 सेकंड में ही कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखिए जब सबमरीन के अंदर सब टॉर्पीडो फायर करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ये फायर किया और अब शिप वहीं पे खड़ी हुई है। आप फायर वहां करते हो जहां पे शिप पहुंचने वाली है। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, और अगर ये कैलकुलेशन 5-6 डिग्री से भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका टॉर्पीडो मिस कर जाएगा। तो जब उसने ये आइडिया दिया विल्किंसन ने, और उसने बोला कि हम अपनी शिप्स को ऐसा पेंट कर देंगे ना कि नजर ही नहीं आएगा सबमरीन वालों को कि ये शिप किस तरह की है और कहां जा रही है। जब पहली बार विल्किंसन ने फिर इस एक बड़ी शिप को इस तरह से पेंट किया और उसको कोस्ट गार्ड के साथ टेस्टिंग की उसकी, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई बहुत लोग कंफ्यूज तो हो रहे हैं। फिर विल्किंसन को ऑर्डर दिया गया कि अब तुम एक पूरा एक डिपार्टमेंट बनाओ जिसको बोलते थे डैजल डिपार्टमेंट। डैजल पेंट करते थे वो, मतलब ऐसा पेंट जिसको देख के इंसान डैजल हो जाए। इस डिपार्टमेंट को विल्किंसन ने बनाया और उसमें बहुत सारे उसने आर्ट स्टूडेंट्स को हायर किया, मतलब ऐसे बच्चे जो अभी आर्ट्स की पढ़ाई करके वो ग्रेजुएट हो रहे हैं और उनको पेंटिंग का शौक है, पेंटर्स, आर्ट ग्रेजुएट्स, और बहुत कमाल के जो आर्टिस्ट थे उन सबको उसने हायर करके इस डिपार्टमेंट में डाला। और इस पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर फिर शिप्स को पेंट करना शुरू किया। अब देखिए ये बहुत जरूरी था कि सारी शिप्स को अगर आप जिब्रा की तरह पेंट कर दोगे तो जर्मन्स को आदत पड़ने लगेगी कि हाँ ये सारी शिप्स इस तरह से हैं, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कहां फायर करना है। इसी वजह से हर शिप को वो सिर्फ जिब्रा की तरह नहीं अलग अलग कलर्स पेंट करते थे, बट इंपॉर्टेंट ये था कि कलर बिल्कुल ऑपोजिट होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए। तो व्हाइट ब्लैक कलर का बहुत इस्तेमाल करते थे वो लोग, या फिर ब्लू ऑरेंज, मतलब कंप्लीटली उल्टे कलर। और सिर्फ जिब्रा की तरह स्ट्रेट लाइंस नहीं, बहुत अलग अलग पैटर्न्स भी। जरूरी यह था कि हर शिप पे जो पैटर्न है वो अलग होना चाहिए। तो इतनी सारी शिप्स को पेंट करना था, सब पे अलग अलग पैटर्न। और वो लोग करते क्या थे, सबसे पहले जो जितना इनका जो डिपार्टमेंट था वो एक बड़े से पेपर पे पहले एक डिजाइन बनाते थे कि हम इस तरह पेंट करेंगे। उसके बाद वो एक लकड़ी के मॉडल पे उस पेंट को एक्चुअल करते थे। उसके बाद उस डिजाइन को, उस पेंट को देख के
एक्चुअल शिप को पेंट किया जाता था। तो ये जो पूरा पेंट था इसको डैजल पेंट कहते थे और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते होते 4000 ब्रिटिश शिप्स के ऊपर ये पेंट कर दिया गया था। इस टेक्निक को देख के अमेरिकन इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने अमेरिका में बुलाया विल्किंसन को और वहां पे जाके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे इस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो इस समय अमेरिका की नेवी के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने बात की विल्किंसन से, उन्होंने कहा कि हमको भी ये चीज करनी है। तो विल्किंसन ने यहाँ पे एक बंदे के साथ मिलकर यहाँ पे भी इनकी नेवी में एक डिपार्टमेंट बनाया जो इसी तरह से पेंट करता था शिप्स को। अब ये सक्सेसफुल कितना था इसके बारे में अलग अलग राय है, क्योंकि देखिए अब आपने पेंट तो कर दिया शिप को, बट आपको पता कैसे चलेगा कि अगर उस शिप के ऊपर फायर किया टॉर्पीडो को और टॉर्पीडो नहीं लगा शिप को, तो किस वजह से नहीं लगा? मे बी कोई और रीजन हो, जरूरी नहीं कि पेंट ही हो। बट ये बात जरूर है कि ये इतना सक्सेसफुल जरूर था कि इसको इतने सारी शिप्स में किया जा रहा था। डैजल पेंट को वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था, हालांकि उतने बड़े स्केल पे नहीं किया गया था। और सिर्फ इस तरीके के अलावा और भी तरीके थे जिसको शिप्स इस्तेमाल करती थी सबमरीन से बचने के लिए। जैसे कि उनको अगर लग रहा है कि यहाँ पे इस पानी में कहीं सबमरीन होगी तो वो कभी शिप सीधा मूव नहीं करेगी, वो ऐसे मूव करेंगी जिगजैग। तो ये एक तरीका था। उसके अलावा शिप्स मूव करती थी कॉन्वॉयज में, मतलब बहुत सारी शिप्स एक साथ चलती थी। तो जो वल्नरेबल शिप्स हैं, जो कमजोर शिप्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट शिप्स हैं, वो बीच में रहेंगी और उनके आसपास डिस्ट्रॉयर्स रहेंगे या क्रूजर्स रहेंगे जिनका ये काम रहेगा कि अगर सबमरीन्स दिखी तो उनको चेस करके उनको डुबाना है। तो देखिए ऑप्टिकल इल्यूजन कितना ताकतवर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी शिप्स को डैजल पेंट किया गया था और कितने सारे सबमरीन के कमांडर्स उसके वजह से कंफ्यूज हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासम को सब्सक्राइब जरूर करें।